हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास हिंदी इलेक्टिव का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें कि 2 कविताएं हमारा दिया गया। पहला है देवसेना का गीत, दूसरा है कार्नेलिया का गीत। तो जो इसके लेखक है वह है जयशंकर प्रसाद। तो हम लोग देखने वाले हैं काव्य खंड में यह पहला चैप्टर का कवि परिचय। तो कवि परिचय में आप देख सकते हैं कि जो लेखक हमारा है जयशंकर प्रसाद, उनका जन्म जो है 1889 ईस्वी में हुआ था, काशी जो कि उत्तर प्रदेश में है। और जो मृत्यु हुआ था वह हुआ था 1937 ईस्वी में। इनकी शिक्षा की बात करें, जयशंकर प्रसाद की शिक्षा की, तो 8वीं कक्षा के बाद जो है वह संस्कृत, पाली, उर्दू, अंग्रेजी भाषाओं में तथा साहित्य का गहन अध्ययन किए, यानी कि अच्छे तरह से। और इतिहास, दर्शन, धर्मशास्त्र और पुरातत्व के वे प्रकांड विद्वान थे, यानी कि विद्वान बने। इनकी प्रमुख रचनाएं की बात करें तो इसमें नाटक में देखें तो अज्ञात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री और ध्रुव स्वामिनी, यह है इनके नाटक। अगर इनके उपन्यास की रचना की बात करें तो वह कंकाल, तितली, इरावती, जो कि अपूर्ण है, यानी कि पूरा नहीं लिखा गया। कहानी संग्रह की बात करें तो आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि और फिर आकाशदीप, यह जो है इनकी कहानी संग्रह। अगर निबंध संग्रह की बात करें हम लोग तो काव्य और कला तथा अन्य प्रकार के निबंध इन्होंने लिखे हैं। अब हम लोग देखते हैं कविता का पहला खंड जो है देवसेना का गीत, उसका सारांश, यानी कि जो कविता का सार है वो मेन वह क्या है। तो कविता जो है वह जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है और इसे उनके स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया। जो ये देवसेना का गीत कविता है, यह जो देवसेना के गीत कविता या जयशंकर प्रसाद के जो स्कंदगुप्त नाटक है उससे लिया गया है। देवसेना मालवा के बिंदु वर्मा की बहन थी। जो देवसेना के बारे में इसमें कहा गया कविता में, वह देवसेना जो है वह मालवा के बिंदु वर्मा की बहन थी। और हुंडे के आक्रमण से देवसेना के पूरे परिवार को वीरगति प्राप्त हो गई, यानी कि सभी का मृत्यु हो गया और इस वजह से परिवार में सिर्फ देवसेना रह गई। और उसी के पर लेखक ने यह कविता लिखा है। देवसेना जो है वह स्कंदगुप्त से प्यार करती थी, लेकिन स्कंदगुप्त जो है वह मालवा के धन कुबेर की कन्या के सपने देखते थे। और देवसेना ने जब उनसे शादी के लिए कहा तो स्कंदगुप्त ने इनकार कर दिया। और फिर जीवन के अंतिम समय में स्कंदगुप्त को देवसेना की याद आई, लेकिन अब देवसेना आश्रम में गाना गाकर भीख मांगती थी और महादेवी की जो समाधि है परिष्कृत करती थी। और जब स्कंदगुप्त के प्यार को देवसेना ठुकरा देता है तो फिर स्कंदगुप्त जो है आजीवन कुंवारे रहने का व्रत लेते हैं। इसके बाद जो होता है वह देवसेना जो है वह आजीवन पाना चाहती है और उनको मना करने पर वह दुखी हो जाती है। और अपनी ज़िंदगी के इस समय पर वह अपने यौवन के बीते हुए पलों को याद करती है और अपनी नादानियों को पश्चाताप करती है। और फिर उनकी आंखों में आंसू बहते हैं, तब वे ये गीत गाती है, देवसेना का गीत। इस तरह यह हमारा कविता खत्म हुआ। अब हम लोग दूसरे कविता के भाग की बात करते हैं। इसमें दूसरा कविता है पहले चैप्टर में कार्नेलिया का गीत। अगर इसकी सारांश की बात करें तो यह कविता भी जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया और यह कविता उनके चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया। वह स्कंदगुप्त से लिया गया था या चंद्रगुप्त से लिया गया है। और कार्नेलिया जो है वह सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री थी और युद्ध में हारने के बाद वह सम्राट चंद्रगुप्त से सेल्यूकस ने मित्रता कर ली और अपनी पुत्री का विवाह उनसे करा दिया। इस तरह वह चंद्रगुप्त की पत्नी बनकर भारत में आई। और कार्नेलिया सिंधु नदी के किनारे ग्रीक शिविर के पास पेड़ के नीचे बैठी थी। तब वह भारत के अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य से मनमोहित हो उठी और फिर उसका जो बखान करती है और कहती है कि सिंधु का यह मनोहर तट जैसे मेरे आंखों के सामने एक नया चित्रपट उपस्थित कर रहा है। इस वातावरण से धीरे धीरे उसकी जो सुंदरता वह जैसे हृदय को छू रहे हैं और ऐसा लगता है कि मानो मैं लंबी यात्रा करके वह पहुंच गई हूं और जहां के लिए मैं चली थी। ये सब जो है वह कितना रमणीय है। तब यह गीत गाती है और गीत हमारे भारत के सौंदर्य को दर्शाती है। और फिर आगे पक्षी भी जो है वह अपने प्यारे घोंसले की ओर उड़ते हैं और फिर अनजान को सहारा देना और
लहरों के को किनारे देना हमारे भारत की सुंदरता होती है। इस तरह यह भी कविता खत्म हुआ। अब हम लोग देखते हैं इसके प्रश्नाभ्यास। अब हम लोग देखते हैं कि देवसेना का गीत का जो प्रश्न है पहला, वह है मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए, यानी कि इस पंक्ति में क्या कह रहे हैं लेखक, वह हमें भाव को स्पष्ट करके बताना है। तो मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, इस पंक्ति में जो कवि का आशय है कि जीवन में देवसेना ने यह सोचा था कि वह समुद्रगुप्त को पा लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने सब जीवन भर सिर्फ उनकी यादें जोड़ी हैं और उनको पाने की लालसा में पूरा जीवन निकाल दिया। पर अब उसने अपने आप को देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया। अब उसके मन से प्रेम की भावना खत्म हो गई थी, वह देश के लिए समर्पित कर दी। दूसरा प्रश्न है कि कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है। जो कवि है वह आशा को बावली क्यों कहे। तो कवि ने आशा को बावली इसलिए कहा है, जब जीवन के अंतिम क्षण में स्कंदगुप्त देवसेना से आकर प्रेम का इजहार करता है, तब देवसेना चाहती है कि जीवन में जब उसे स्कंदगुप्त की ज़रूरत थी उस समय तो उसने स्कंदगुप्त ने निवेदन अस्वीकार कर दिया, पर जब वो अपना जीवन देश प्रेम में लगा चुकी है, अब स्कंदगुप्त वापिस आ रहे हैं और वह इस समय अपनी आशा को बावली कहकर उन्हें चुप करती है कि आशा तुम क्यों बावली हुई जा रही हो। मैं अपना कर्तव्य नहीं छोड़ सकती और मैंने ऐसा किया तो मेरा अब तक की त्याग और तपस्या भंग हो जाएगी और इसका प्रण उसकी निष्ठा के लिए सबसे ऊपर है। इस तरह दूसरा क्वेश्चन खत्म हुआ। तीसरा क्वेश्चन है मैंने निज दुर्बल पद बल पर उसने हारी होड़ लगाई। इन पंक्तियों में दुर्बल पद जो है बल और हारी होड़ में निहित व्यंजना स्पष्ट कीजिए, यानी कि इसमें बताना है। तो देवसेना को आजीवन विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। जब उसके परिवार पर आक्रमण हुआ तो उसके भाई समेत पूरा परिवार वीर गति को प्राप्त हुआ। तब वह अकेली पड़ गई और उसका कोई सहारा नहीं था। तो उसके आगे मात्र एक ही रास्ता था कि वो देश सेवा को अपना ले, क्योंकि जो स्कंदगुप्त भी उसे ठुकरा चुके थे। इसलिए वह अपनी विपरीत परिस्थितियों के साथ जीने लगी और परिस्थितियाँ इतनी प्रबल थी कि वह उनके आगे हार गई और उसने परिस्थितियों से लड़ने के लिए जो होड़ लगाए, यहाँ उसकी बात की गई है। अर्थात परिस्थितियों से उसने मुकाबला किया लेकिन वो जीत नहीं पाई। तो इस तरह तीसरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। चौथा क्वेश्चन है काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं उतना, आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पांचवा क्वेश्चन है देवसेना की हार या फिर निराशा के क्या कारण है, यानी कि देवसेना की हार क्यों है या निराशा। तो देवसेना जो है वह महाराजा बंधु वर्मा की बहन है और उसका सारा परिवार जो है वह वीर गति को प्राप्त हो जाता है। अपने शादी के सपने को साकार करने के लिए वह स्कंदगुप्त के शरण में जाती है देवसेना, पर वो धन कुबेर की कन्या विजया से प्राप्त करता है और वह देवसेना के प्रेम को अस्वीकार कर देता है। फिर देवसेना का जीवन जो है वह संकटों से भरा है, किंतु वह जीवन के विपरीत परिस्थितियों में जीती तो है। उसने उनसे जो है होड़ भी लगाती है, किंतु वह हार जाती है क्योंकि विपरीत परिस्थितियाँ इतनी प्रबल है कि उसके जीवन में निराशा व्याप्त हो जाती है। अब हम लोग दूसरे कविता की बात करें, यानी कि कार्नेलिया का गीत। तो इसका पहला क्वेश्चन आंसर देखते हैं। कार्नेलिया का गीत जो कविता है उसमें प्रसाद ने, यानी कि जयशंकर प्रसाद जो है कवि, उसने भारत की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है कार्नेलिया का गीत में। तो उत्तर देखते हैं। कार्नेलिया का गीत जो कविता है उसमें प्रसाद ने भारत की इन परिस्थितियों की ओर संकेत किया है। पहला कि सूर्य की लालिमा जो है जब पेड़ों और वृक्षों की चोट पर पहुंचती है तो ऐसा लगता है कि मानो वह नाच रही हो। दूसरा पॉइंट है सारी हरियाली पर जो सूर्य की किरणों का प्रकाश पड़ता है तो ऐसा लगता है कि मानो किसी ने मंगल कुमकुम पर बिखेर दिया है। तीसरा बात करें तो यह वही देश है जिसके ओर पक्षी भी अपने रंग बिरंगे पंखों को फैलाकर उड़े चले आते हैं और वह सोचते हैं कि यह वही घोंसला बनाए, क्योंकि वह इसे ही अपना घर समझते हैं।
चौथा पॉइंट की बात करें तो यहाँ के निवासियों के हृदय में करुण भाव रहता है और वह अपने दुखों को भूलकर उन लोगों को अपनाते हैं जो उनकी मदद करते हैं। पांचवा पॉइंट की बात करें तो इस देश की इतनी विशालता है कि सागर की लहरें भी इसके तट से टकराकर आराम पाती है। तो इस तरह पहला क्वेश्चन था हमारा। दूसरा क्वेश्चन की बात करें, उड़ते खग और बरसाती आंखों के बादल में क्या विशेष अर्थ व्यंजित होता है। तो उड़ते खग से कवि कहना चाहते हैं कि पक्षी भी अपने रंग बिरंगे पंखों को फैलाकर भारतवर्ष को अपना नीड़ यानी कि अपना घर समझकर उसकी ओर मुख किए उड़ चले आते हैं और अपने बच्चों को वह यही घोंसला बनाकर जन्म देते हैं। और फिर इसका जो अभिप्राय है वह यह है कि अनजान लोग होते हैं वह भारत में आना चाहते हैं क्योंकि वह यहाँ आकर शांति पाते हैं। बरसाती आंखों से कवि का मानना होता है कि यहाँ के लोगों के अंदर जो वह करुणा की भावना है और उनके अंदर भले ही कितने दुख हो लेकिन वो बाहर से आए लोगों का दुख सुनकर उनको सुलझाने का प्रयास करते हैं और उन्हें सहारा देते हैं और इसे ही आशा की किरण को दिखाते हैं। तीसरा क्वेश्चन की बात करें, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन है, इसमें पंक्ति दिया गया कुछ, हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे मंदिर, उगते रहते जब, फिर जगकर रजनी भर तारा। तो ये हमारा काव्य सौंदर्य दिया गया, इसे हमें विस्तार से बताना है। तो इसमें जो कवि कहते हैं कि मानो उषा रूपी पनिहारी रूपी स्वर्ण जो कलश में सुख वह समृद्धि रूप जल भरकर भारत भूमि पर लुढ़का देती है। अर्थात प्रातःकालीन में भारतवासी जो होते हैं वह सुख समृद्धि से भरपूर दिखाई पड़ते हैं और रात भर जागने के कारण तारे भी नींद की भूमारी में मस्त रहते हैं और अब वो छिपने की तैयारी करते हैं क्योंकि अब उजाला होने वाला है। और कवि ने प्रातःकालीन सौंदर्य का बहुत सुंदर से वर्णन किया है। चौथा क्वेश्चन है, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, पंक्ति का क्या आशय है। तो स्पष्ट करना आशय इसमें। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि ये हमारा भारत देश जो है वह अत्यंत उत्साह से भरा हुआ है और जब इस पर सूर्य की किरणों के प्रकाश पड़ता है तो ये और भी सुंदर लगता है। इस देश में सूर्य का ये दृश्य अत्यंत मनमोहक है और यहाँ पहुंचकर अनजान शिक्षित को भी सहारा मिल जाता है। कहने का तात्पर्य है कि भारत में अपरिचित लोगों यानी कि दूर देश से आए हुए लोगों को भी अपनापन लगता है और उनको यहाँ पे सहारा भी मिल जाता है। अब हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि पांचवा क्वेश्चन है, कविता में व्यक्त प्राकृतिक चित्रों को अपने शब्दों में लिखना है। जो कविता में प्रयुक्त किया गया है प्रकृति शब्द, उसे शब्द में लिखना अपने शब्दों में। तो कवि ने प्रातःकालीन सौंदर्य का बहुत सुंदर से वर्णन किया और कवि कहता है कि यह देश मधुरता से भरा हुआ और मिठास से भरा हुआ, यहाँ के निवासियों के मन में प्रेम भरा हुआ और यह अत्यंत उत्साहित हैं। और अतः सूर्य की किरणें जब इस देश पर पड़ती है तो देश और भी सुंदर लगता है और पत्तियां जो मंद मंद हिलती है यानी कि हवा से हिलते हैं तो हिलती हुई नजर आती है और लगता है मानो वह धूप की किरणों से नाच रही है। और चारों ओर हरियाली छाई हुई है और जब उस पर धूप की किरणें पड़ती है तो मानो पवित्र कुमकुम बिखर गया है। तो इस तरह यह हमारा चैप्टर समाप्त हुआ।